माई सेल्फ कशिश रचवानी एंड वेलकम टू CS वर्ल्ड चैनल। यहाँ पे आपको CS से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। CS EET के तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। CS एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो CS एग्जीक्यूटिव में हमारा जो पेपर नंबर 7 है और मॉड्यूल नंबर 2 है। मतलब आप लोग को पता है ना कि मॉड्यूल 2 है, 2 मॉड्यूल है हमारे CS एग्जीक्यूटिव में। मॉड्यूल सेकंड का पेपर नंबर 7 है जो कि क्या है, EBCL। व्हाट इज EBCL? EBCL इज द इकोनॉमिक बिजनेस एंड कमर्शियल लॉ। ठीक है, अब क्या है, ये पेपर 7 है और यहाँ पे आप लोग 22 लॉज पढ़ते हो, नए 22 लॉज पढ़ते हो। अब क्या प्रॉब्लम होती है ऐसे पेपर्स देने में? एक्चुअली में क्या है कि हमारा ये जो पेपर है वो सब्जेक्टिव पेपर है। ऑब्जेक्टिव पेपर तो नहीं है कि हाँ जैसे हम लोगों ने फाउंडेशन में किया या हम लोगों ने CS EET में किया कि हाँ टिक लगा के आ गए और क्वेश्चन आंसर्स करके आ गए। मतलब टिक लगाया, जय माता दी किया और आ गया, कुछ लिखना नहीं था। लेकिन यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में सब्जेक्टिव भी पेपर है, ऑब्जेक्टिव भी पेपर है। और हमारा जो EBCL है वो एक ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं है, वो एक सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर का मतलब समझते हो, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। अब क्या है, एक तो ये है पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 7 का मतलब होता है टोटल पेपर होते हैं 8। और जब तक आप 7वें पेपर तक पहुंचते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर स्टार्ट मान लो जून अटेम्प्ट है तो 1 जून से स्टार्ट होंगे तो 10 जून तक अप्रॉक्स सारे पेपर खत्म हो जाते हैं। अब आप लोग क्या करते हो, पेपर लिखना स्टार्ट करते हो। फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर करते करते 7वें पेपर तक तो हम दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाते हैं हम लोग। तो वहाँ पे आप लोगों को जब ये वाला सब्जेक्ट आ जाता है EBCL, वो जो कि जिसमें 24 लॉज है, नए 24 लॉज है, और वहाँ पे आप लोग परेशान हो जाते हो कि हम कैसे लिखें, क्या लिखें और एक दिन में क्या रिवीजन करें, एक दिन में इतनी मोटी मॉड्यूल कैसे रिवाइज करें। तो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि जैसे से मेरी स्लाइड्स बनी हुई है, बीच बीच में मैंने PPTs डाली है, तो वहाँ पे आप लोग शॉर्ट नोट्स तैयार करो, उससे शॉर्ट नोट्स तैयार करो। मैंने अपने हिसाब से तैयार किया, आप अपने हिसाब से तैयार करो। हर इंसान का पढ़ने का तरीका अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से तैयार करो और मैंने तो अपने हिसाब से करा ही है। तो ऐसे में क्या होगा, जब आप लोग पेपर देने आओगे, मैं तो कहती हूँ EBCL के सबके शॉर्ट नोट्स तैयार करो। तब आप लोग एट लास्ट पढ़ने के लिए बैठोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि छोटे छोटे नोट से क्या होगा, हम लोग को फायदा हो जाएगा। हम लोग एक दिन में सारा रिविजन कर लेंगे। जो इतनी मोटी मॉड्यूल है वो इतनी छोटी कॉपी में आ जाएगी और 2 घंटे में रिवीजन करोगे। मैंने अपने प्रोफेशनल के टाइम पे यही काम किया था। प्रोफेशनल में मैंने सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बना दिए थे। अब क्या हुआ, जब लास्ट टाइम पे मैं रिवाइज करने बैठ रही थी तो मैंने इतनी छोटी सी कॉपी से रिवाइज किया, तो मेरे को अप्रॉक्स 3 से 4 घंटे लगे। और 3 से 4 घंटे में मेरे सारे सब्जेक्ट, मतलब एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हो गया। ऐसे ही मेरे सारे सब्जेक्ट रिवाइज हो गए, तो ईजी हो जाता है एग्जाम में हम लोग को करना, और हमारा माइंड भी थोड़ा सही रहता है। क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि एग्जाम में नींद नहीं आ रही, भूख नहीं लग रही, लेकिन हमें सोना भी ज़रूरी है। अगर आप लोग 6 घंटे भी सोते हो, 3 घंटे पेपर देते हो, 2 घंटे आना जाना, तो 11 से 12 घंटे तो यही हो गए, फिर क्या पढ़ोगे? तो ऐसे में आप शॉर्ट नोट्स तैयार करो। गाइस, आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। 1955 का एक एक्ट बना हुआ है, असेंशियल कमोडिटीज। ठीक है, मतलब ये एक्ट क्या है, आज़ादी के बाद का, आफ्टर इंडिपेंडेंस का ही एक्ट है। ठीक है, तो ये ब्रिटिश एक्ट नहीं है, ये इंडियन एक्ट ही है। ठीक है, अब क्या है इस एक्ट की खासियत, क्या, क्यों? देखो, कोई भी एक्ट क्यों आता है, कोई रीज़न होता है। तो एक बार हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर पढ़ेंगे कि एक्ट क्यों आया, क्या ज़रूरत थी कि असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो देखते हैं एक बार। देखो, कोई भी एक्ट क्यों आता है, क्योंकि सिचुएशन अराइज होती है। अगर कोई सिचुएशन है तो एक्ट आएगा, सिचुएशन नहीं है तो एक्ट नहीं आएगा। कोई एक्ट कब आता है, जब कोई सिचुएशन अराइज होती है। आपको मैं बताऊं, चाइल्ड लेबर एक्ट है। ठीक है, चाइल्ड लेबर एक्ट क्यों आया? क्योंकि आपने देखा कि इंडिया में लोग क्या कर रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं रहे थे। जैसे ही बच्चा 12 से 13 साल का हो रहा था, उसको काम पे लगा रहे थे। ठीक है, 10 से 12 से छोटे छोटे बच्चों को काम पे लगाया जा रहा था। ऐसे में इंडिया में पढ़ाई का क्या हो रहा था, जो इलिटरेसी है वो बढ़ रही थी। लोग एडुकेटेड नहीं हो रहे थे, अनएडुकेटेड हो रहे थे। उनको बस थोड़े से बच्चे बड़े होते थे और पढ़ाने में ध्यान ना देके उनको काम पे लगा दिया जाता था। तो ऐसे में क्या होता था, लोग क्या करते हैं,
पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं। अच्छा, मैं तो बोलती हूँ चाइल्ड लेबर एक्ट आने के बावजूद भी आज आप लोगों में से कितने आपके फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो कि 12th करने के बाद जॉब कर रहे हैं। अगर 12th करते ही बच्चे जॉब कर रहे हैं तो मुझे बताओ कि वो पढ़ाई कहाँ से ध्यान से करेंगे, मुझे बताओ कि वो कैसे ध्यान से पढ़ाई करेंगे। बस बीकॉम करी निकला, मतलब फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब वहाँ पे एक एक्ट बनाया गया चाइल्ड लेबर की, छोटे बच्चों को काम पे नहीं लगाया जाएगा। तो कोई सिचुएशन होती है तभी एक्ट आता है, कोई सिचुएशन नहीं होगी तो एक्ट नहीं आएगा। तो कोई भी एक्ट आने की वजह यही होती है कि उसके पीछे कोई सिचुएशन होती है। तो सिचुएशन है तो एक्ट आएगा, सिचुएशन नहीं है तो एक्ट नहीं आएगा। तो नो सिचुएशन अराइज, नो एक्ट फॉर्म। ऑब्वियसली अगर कोई सिचुएशन है तो एक्ट आएगा, सिचुएशन नहीं है तो एक्ट भी नहीं आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने तो सिर्फ आपसे बातें की। मैंने तो आपको ये बताया कि कोई सिचुएशन होती है तो एक्ट आता है, कोई सिचुएशन नहीं होती तो एक्ट भी नहीं आता। आगे हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी एक्ट आने के 4 रीजन होते हैं। कोई भी एक्ट आने के 4 रीजन होते हैं। पहला रीजन बोलता है पब्लिक इंटरेस्ट। कोई भी एक्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। आपको पता है एक एक्ट था MRTP एक्ट, मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है। वो एक्ट क्यों था? वो ये एक्ट था कि मोनोपोली तोड़नी है। लेकिन क्या हो रहा था, उस एक्ट में कंपटीशन कम हो रहा था, ठीक है। तो उसको हटा के हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट लाया, क्योंकि अगर वहाँ पे कंपटीशन कम था तो वहाँ पे पब्लिक को चीज़ें सही नहीं मिल रही थी। कंपटीशन एक्ट में पब्लिक का वेलफेयर हो रहा था। कोई भी एक्ट अच्छा, बुरा, रेस्ट्रिक्टिव या फिर लिबरल, कोई भी एक्ट लिबरल होना या कोई भी एक्ट रेस्ट्रिक्टिव होना वो इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक का इंटरेस्ट होता है। दूसरा सेफ्टी, पीपल की सेफ्टी ज़रूरी है। कोई भी एक्ट आने के पीछे इन लोगों की सेफ्टी ज़रूरी है। जो भारतीय लोग हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया है, उनकी सेफ्टी, लोगों की सेफ्टी। लेकिन कोई भी एक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरों के लिए कॉस्ट बेयर करे, तो नो कॉस्ट ऑफ अदर। और चौथा रीज़न है एथिक्स। तो हमने ये पढ़ा कि कोई भी एक्ट आता है तो उसके पीछे 4 रीज़न होते हैं। कोई भी एक्ट आता है तो उसके पीछे 4 रीज़न होते हैं। पहला पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा सेफ्टी ऑफ पीपल, तीसरा नो कॉस्ट टू अदर्स और चौथा एथिक्स, ठीक है। अब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। जो भी एक्ट ड्राफ्ट होता है ना, कोई भी ड्राफ्टमैन होता है, ड्राफ्टमैन कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी एक्ट अगर ड्राफ्ट हो रहा है तो ड्राफ्ट होने से पहले उस एक्ट में 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट ज़रूर देखी जाती है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट और सेफ्टी ऑफ पीपल। पब्लिक इंटरेस्ट और सेफ्टी ऑफ पीपल। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्ट आ रहा है तो वो दूसरों के लिए कॉस्ट बियर करे, ऐसा नहीं है। अगर आप सही हो तो आपके लिए कोई भी एक्ट नुकसानदायक नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान में दी जाती है, पर ड्राफ्टमैन कई बार इसको छोड़ देता है। एथिक्स और नो कॉस्ट ऑफ अदर्स को कई बार ड्राफ्टमैन छोड़ देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नहीं रखे जाते, ये भी रखे जाते हैं। ये साइलेंट फीचर है, ये रखे जाते हैं, लेकिन वो 2 चीज़ें तो ध्यान से देखी ही जाती है। तो हमारे 4 रीज़न, लेकिन 2 रीज़न को हम लोग बिल्कुल ढंग से देखते हैं और 2 रीज़न ऐसे होते हैं जिसको कई बार हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। तो पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, जो कि सेफ्टी ऑफ पीपल होना चाहिए, नो कॉस्ट टू अदर और एथिक्स। कोई भी एक्ट आता है तो ये 4 चीज़ें देखी जाती है। ड्राफ्टमैन ड्राफ्ट करते हुए भी 2 चीज़ें तो हमेशा ध्यान रखता है, दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट एंड सेफ्टी ऑफ पीपल। अब आप लोग देख रहे हो ये दालें, ठीक है, खाते हो ना दाल, सब खाते होंगे, देखी होगी ये दालें, ठीक है, अच्छे से देखी होगी। एक बार दिखा देती हूँ मैं और पास करके, ठीक है। ये हम जो खाते हैं, राजमा, दाल, चावल, ये सब क्या है, हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ है। बोलते हैं ना दाल चावल इंसान के लिए ज़रूरी है, रोटी इंसान के लिए ज़रूरी है। आपको एक कहानी बताऊँ तो एक जगह पे बाढ़ आ रही थी, तो क्या हुआ वहाँ पे लोग, बाढ़ आ गई, फ्लड आ गई, तो 8 लोग फंस गए। तो 8 लोग क्या हुआ, पहाड़ों पे बैठ गए। अब क्या हुआ, पानी इतना ज़्यादा फ्लो हो रहा था कि वो लोग उतर नहीं पा रहे थे। तो एट लास्ट उनको भूख लगी। भूख में उन्होंने पता है क्या किया, एक इंसान को काट के खाया। मतलब एक इंसान का, कहते हैं ना कि खाना इतना ज़रूरी होता है कि वो दूसरे इंसान को मार के खा रहा था। उन लोगों ने पानी की जगह लोगों का यूरिन पिया। मतलब कहते हैं ना कि
सोच के भी हम लोगों को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए जीने के लिए ज़रूरी है, दाल चावल आटा, अगर वो 500 रुपये किलो, 200 रुपये किलो, जैसे पाकिस्तान में आटा चल रहा है 200 रुपये किलो, तो अगर ऐसी चीज़ें इतनी महंगी हो जाए तो एक आम आदमी कहाँ जाएगा? एक ऐसा मजदूर जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कर रहा है, वो क्या ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो ऐसी चीज़ें जो हमारे जीने के लिए ज़रूरी है, जो हमारे रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे कपड़ा, खाना, ठीक है, तो वो सब कौन प्राइस डिसाइड करता है? उसका प्राइस डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और उसको बोला जाता है असेंशियल कमोडिटीज। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करता, लेकिन अगर कहीं बार सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इसकी प्राइसेस एकदम से पीक पे जा रही है, राइस हो रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी प्राइसेस ज़रूर डिसाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि असेंशियल कमोडिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे को जीने के लिए चाहिए, पानी, खाना, ठीक है। तो उसकी प्राइसेस कौन डिसाइड करेगा? हमेशा एक नॉर्मल जो चल रही है, ठीक है, लेकिन अगर पीक पे आ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा। 2 मिनट रुकना, मैं इस पर एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊँगी आपको। तो ये हमारा एक्ट है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। ये दिख रही है आपको दवाइयाँ, ठीक है, दवाइयाँ। अगर बीपी की गोली, मुझे नहीं पता कितने की आती है, लेकिन मान लो 10 रुपए की आती है, ठीक है, और एकदम से 100 रुपए की हो जाए, तो बीपी के मरीज, ठीक है, जो मरीज है बेचारे, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे उसको? और अफोर्ड नहीं करेंगे तो आपको पता है कि उनकी क्या हालत हो जाएगी। तो ऐसी चीज़ें जो इंसान को जीने के लिए चाहिए, उसकी प्राइसेस कहाँ डिसाइड होती है? नॉर्मली सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? असेंशियल कमोडिटीज़ होती है। बहुत मस्त एक्ट है, पढ़ने में बड़ा ही मज़ा आने वाला है, और मज़े करते करते हम लोग पढ़ेंगे, और आपको लगेगा यार सच्ची में ऐसा भी है हमारे लिए। तो देखते हैं, ये देख रहे हो, प्याज, अनियन, प्याज की रेट कई बार ऐसी हो जाती है कि 100 रुपए किलो प्याज है, 100 रुपए किलो प्याज। तो ऐसे में हम लोग प्याज की रेट इतनी अगर बढ़ जाए तो कैसे एक आम आदमी डिसाइड करेगा? तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग देखते हो कि शादियों के सावे वगैरह चल रहे होते हैं, तो कई लोग प्याज की क्या कर लेते हैं? ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, स्टॉक होर्डिंग कर लेते हैं। स्टॉक होर्डिंग मतलब अपने कारखानों में क्या कर लेते हैं? प्याज को रोक लेते हैं। वो प्याज खरीदते 20 से 30 रुपए किलो, और क्या कर लेते हैं? अपने गोडाउन में उसको स्टॉक होर्डिंग कर लेते हैं। अब क्या हुआ? प्याज मार्केट में है नहीं, और प्याज की डिमांड है, और सावे चल रहे होते हैं, शादियां होती है, तो क्या करते हैं लोग? प्याज की डिमांड करते हैं। तो जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस अपने आप ही बढ़ती है। तो जो 20 से 30 रुपए का लोग प्याज वो लोग लेके स्टॉक होर्डिंग करते हैं, वो प्याज जब 80 रुपए किलो होता है ना, तब वो लोग निकालते हैं। तो अगर ऐसा कोई कर रहा है तो आपको पता है वहां पे कौन आएगा? चालू पांडे आएगा और मारेगा डंडे, ठीक है। उन लोगों को डंडे पड़ेंगे, और वो डंडे कौन से एक्ट में पड़ेंगे? असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, 1955, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब ऐसी चीजें जो इंसान के जीने के लिए जरूरी है, अगर आप उसको स्टॉक होर्डिंग करके रखते हो, उसको एक जगह जमा करके रखते हो, तो वहां पे आपको पड़ेंगे डंडे, ठीक है। कौन आएगा? चालू पांडे। तो वो कौन सा एक्ट गवर्न करता है? असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। बहुत ही प्यारा एक्ट है, मैं बार बार बोलूंगी, बहुत ही प्यारा एक्ट है। बहुत मजा आता है मुझे इस एक्ट को पढ़ाने में, क्योंकि ये मेरी असेंशियल कमोडिटीज से रिलेटेड है। तो आप लोगों को भी ऐसा मजा आना चाहिए पढ़ने में। अब ये दिख रहा है पेट्रोल, डीजल, अभी सबसे ज़्यादा मार इसी की हो रही है। अभी सबसे ज़्यादा मार इसी की हो रही है जब पेट्रोल 1 से 2 साल पहले की बात बताओ, 1 साल पहले की बताओ ना, तो 70 रुपीज़ टू 72 रुपीज़ पर लीटर हो रहा था, 70 टू 72 रुपीज़ लीटर हो रहा था। अभी पेट्रोल की रेट 102, 103, 99, कहीं पे कुछ ऐसी चल रही है। तो क्या एक आम आदमी पेट्रोल अफोर्ड कर पाएगा? आप बताओ, क्या एक आम आदमी जो बेचारा रोज आता रोज कमाता, क्या वो अफोर्ड कर पाएगा? क्या आपके जैसे प्यारे प्यारे बच्चे जो पढ़ने के लिए ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं,
या फिर दूर दूर जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं या अपनी वो कहते हैं ना चक्कर लगाने बाइक पे जाते हैं, तो वो कर पाओगे क्या आप लोग अफोर्ड? नहीं, ठीक है। तो पेट्रोल भी एक असेंशियल कमोडिटीज़ है। ड्यू टू द कोविड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही बढ़ा रही है, तो मैं इसमें कुछ कह भी नहीं सकती, ठीक है। इसमें मैं कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ही बढ़ा रही है। लेकिन आपको पता है पहले पेट्रोल की प्राइसेस एकदम से 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये बढ़ जाती थी, 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये बढ़ जाती थी। अभी तो फिर भी 10 पैसे 2 पैसे 20 पैसे ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। लेकिन पहले बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसको भी एक असेंशियल कमोडिटी माना गया। तो आई थिंक आप लोग को चैप्टर का बेस पता चला होगा कि चैप्टर में क्या है, क्योंकि अगर कुछ भी पढ़ते हो तो उससे पहले अपना बेस क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आ जाओ, एक्ट, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। कोई भी एक्ट का सेक्शन 1 तीन चीजें बताता है। ये सेक्शन 1 ही है हमारा, ठीक है। सेक्शन 1 तीन चीजें बताता है। तीन चीजें क्या बताता है कि वो एक्ट क्या नाम क्या है, उसका नामकरण करता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 ये बताता है कोई भी एक्ट का नाम क्या है। बताओ बताओ बताओ, ये एक्ट का नाम क्या है, ये एक्ट कब से आया, ये कैब से आया, चल के कब से आया, और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है। तीन चीजें, सबसे पहले एक्ट का नाम बताओ, एक्ट कब से आया और ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं, है ना। हाँ, तो असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, असेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 कब से आया? 1 अप्रैल 1955। 1 अप्रैल 1955 को इसका बर्थडे है, जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1955 में। देखो आने की कितनी जल्दी थी इसको, 1955 का एक्ट है और 1955 में ही आ गया, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1955 में आया। ये पूरे भारत पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, होल ऑफ इंडिया। और इसकी मिनिस्ट्री है फूड ऑफ कंज्यूमर अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिख रहे हैं इंसान, ये कौन है? हमारे रामविलास पासवान, ठीक है। रामविलास पासवान इसके क्या है? चेयरपर्सन है या फिर प्रेसिडेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब ये पर्सन क्या है? इसके चेयरपर्सन या फिर प्रेसिडेंट है। अच्छा, जो मिनिस्ट्री है ना, ये ही मिनिस्ट्री हमारे कंज्यूमर एक्ट में भी आती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी आती है। तो इसमें इसलिए इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। आगे चले, दिख रहा है? कौन सी इसको देख के क्या याद आ रहा है? गलियां सूनी पड़ी है, सुनसान पड़ी है, बस ऐसा नज़ारा दिख रहा है। गलियां सूनी पड़ी है, सुनसान पड़ी है, आपको बस ऐसा नज़ारा दिख रहा है। ये कौन सा टाइम था? ये टाइम था 2020 का, जब गलियां सूनी पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी और ऐसे पुलिस वाले रोक रोक के सबको पूछ रहे थे। तो ये क्या था? ये था लॉकडाउन का टाइम। 24 मार्च से जब लॉकडाउन लगा, ठीक है, 21 दिन का जनता कर्फ्यू के नाम से, जो जनता कर्फ्यू कब था? 22 मार्च को था। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, उसके बाद 21 दिन का पक्का लॉकडाउन लग गया था। तो तब ये गलियां सुनसान पड़ी थी, कोई आ नहीं रहा था, कोई जा नहीं रहा था, और 21 दिन के लिए लोग घर के अंदर बैठे थे। तो लोग क्या कर रहे थे? खा रहे थे, पी रहे थे, ऐश कर रहे थे, ठीक है। तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या जरूरत थी? सबसे ज्यादा थी असेंशियल कमोडिटीज की जरूरत थी। आपको पता है असेंशियल कमोडिटीज एक्ट आया हुआ है 1955 का एक्ट है, लेकिन उसकी जरूरत मेन पड़ी है 2020 में। 2020 ने हमें ये सिखाया, इस पैंडेमिक सिचुएशन ने, कि असेंशियल कमोडिटी हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। तो देखो, ये गलियां सुनसान पड़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे और देखते हैं, ये आया था कोरोना, कोई रोड पर ना निकले। मोदी जी बोले मित्रों, क्या बोले? मित्रों,
कोई भी घर से बाहर ना निकले, रोड पे ना निकले, अगर निकले तो डंडे पड़ेंगे, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो कोरोना की वजह से जब जब ये गलियां सुनसान पड़ी थी, गलियां ऐसी पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे बन गया था लॉकडाउन की सिचुएशन, लॉकडाउन लग गया था, ऐसे तालाबंदी हो गई थी, ऐसे बाजारें, ऐसी मतलब सड़कें सूनी पड़ी हुई थी, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा था। अब क्या हुआ ऐसे में दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई। पहला तो हैंड सैनिटाइज़र, दूसरा फेस मास्क। ठीक है, तो एक तो था हमारा हैंड सैनिटाइज़र और ये मास्क लगाओ और ज़िंदगी बचाओ। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो फेस मास्क लगाओ और खुद की ज़िंदगी बचाओ। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो तो फेस मास्क लगाओ और खुद की ज़िंदगी बचाओ, और अगर आप पॉजिटिव हो तो भी फेस मास्क लगाओ और दूसरों की ज़िंदगी बचाओ। ये बातें आपने बहुत सुनी, और यहाँ तक आज भी आप लोग कहीं जा रहे हो तो ये दो चीज़ें ज़रूर कैरी कर रहे हो, सबसे पहले सैनिटाइज़र और दूसरा फेस मास्क। ठीक है, ये थी हमारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि जो सैनिटाइज़र जिसको कोई पूछ नहीं रहा था, जो फेस मास्क जो कभी बिकता नहीं था, जिसका कारोबार इतना बड़ा हो गया, छोटा सा फेस मास्क कहते इतना बड़ा कारोबार हो गया, और बड़े बड़े शोरूम खाली हो गए। ठीक है, तो ये फेस मास्क और ये सैनिटाइज़र, इतनी सी बोतल सैनिटाइज़र की 200 ml की बोतल कितने की बिक रही थी? 300, 400, 500 ऐसे बिक रही थी। मतलब इसकी ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। ये N95 वाला मास्क, ठीक है, N95 वाला मास्क अगर 200 रुपये का आता था नॉर्मली, तो ये 300, 600, 500 ऐसे बिक रहा था। और लोग खरीद रहे थे। लोग इसलिए खरीद रहे थे क्योंकि लोगों को जान बचानी थी, जान प्यारी थी लोगों को। उस टाइम पैसा प्यारा नहीं था, लोग पैसा दे रहे थे और उसके बावजूद ये चीज़ें खरीद रहे थे। तो क्या हुआ ऐसे में एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन ने क्या बताया, मैं एक बार आपको थोड़ा सा बड़ा करके बताती हूँ। 13 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया और 13 मार्च को ये नोटिफिकेशन आया था। और क्या बोल रहा था ये नोटिफिकेशन? ये बोला कि हमारा जो फेस मास्क और सैनिटाइजर है वो असेंशियल कमोडिटी है। फेस मास्क और सैनिटाइजर आज तक असेंशियल कमोडिटी नहीं था, लेकिन इस नोटिफिकेशन में बोला गया कि फेस मास्क और सैनिटाइजर को भी हम क्या मानेंगे? असेंशियल कमोडिटीज मानेंगे। और इसकी प्राइसेस ऐसे हाई पीक पे नहीं जानी चाहिए क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत है, इसकी रेट नॉर्मल की जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी रेट का अच्छा, फेस मास्क और सैनिटाइजर हमेशा असेंशियल कमोडिटी नहीं होगा। ये कब तक असेंशियल कमोडिटी कहलाएगा? 30 जून तक। ठीक है, 30 जून 2020 तक ये असेंशियल कमोडिटीज कहलाएगा। क्या आज भी फेस मास्क और सैनिटाइजर असेंशियल कमोडिटी है? नहीं। ठीक है, आज फेस मास्क और सैनिटाइजर असेंशियल कमोडिटी नहीं है। इस नोटिफिकेशन के थ्रू सिर्फ फेस मास्क कब तक असेंशियल कमोडिटी कहलाएगा? 30 जून 2020 तक ही कहलाएगा। अच्छा, एक चीज़ पढ़ते हैं हम आगे। क्या हुआ फेस मास्क और सैनिटाइज़र के बाद? फेस मास्क और सैनिटाइज़र जब हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ हुई, मतलब जब इसकी प्राइसेस बहुत हाई पीक पे जा रही थी, तो एक पर्सन ने ट्वीट किया, रामविलास पासवान ने ट्वीट किया, इन द वेक ऑफ कोरोना आउटब्रेक प्राइसेस ऑफ एल्कोहल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ हैंड सैनिटाइजर हैज इंक्रीज मल्टीफोल्ड। द गवर्नमेंट हैज टेकिंग सीरियसली एंड फिक्स द प्राइसेस ऑफ सच एल्कोहल। एल्कोहल के लिए भी बोला था इन लोगों ने, और इन लोगों ने फेस मास्क वगैरह के लिए भी बोला था। अच्छा, एल्कोहल भी महंगा हो रहा था, कम से कम डबल रेट का हो रहा था। ठीक है, तो जो दारू वगैरह है, जो दारू दवा की तरह लोग पी रहे थे, वो भी क्या हो रहा था? वो भी महंगा हो रहा था। अच्छा, एक चीज़ मैंने बताई नहीं आप लोग को, यहाँ पे क्या डिसाइड किया था, शायद मैं उसकी क्लिक लाई भी नहीं हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये रामविलास पासवान ने क्लिक किया था कि जो फेस मास्क और सैनिटाइज़र है उसकी रेट्स अब
3 गुना बढ़ रही है। मतलब जो मास्क 200 रुपये का आ रहा था वो करीब करीब मार्केट में 600 रुपये का बिक रहा था। छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल 200 ml की 300-400 में बिक रही थी। तो उन्होंने एक ट्वीट किया था और ये बताया था कि जो 200 ml की सैनिटाइजर की बोतल है, जो 200 ml की सैनिटाइजर की बोतल है वो कितने रुपए की बिकेगी, वो 100 रुपए की बिकेगी। 100 रुपए से ज़्यादा उसकी रेट नहीं होगी और प्रपोर्शनेटली अकॉर्डिंगली बाकी सारी बॉटल्स की रेट डिसाइड हो जाएगी। मतलब जो 400 ml की होगी वो 200 की बिकेगी, जो 600 ml की होगी वो 300 की बिकेगी। अकॉर्डिंगली प्रपोर्शनेटली रेटेस डिसाइड हो जाएंगे। यहाँ पे उन लोगों ने बोला था कि हैंड सैनिटाइजर और फेस मास्क की रेट इससे ज़्यादा नहीं होगी। ये प्राइसेस क्या होगा, इस प्राइस को बोलते हैं कंट्रोल प्राइस। जब मिनिस्ट्री के प्रेसिडेंट ने क्या बोला कि हम इसकी प्राइसेस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, इसकी प्राइसेस मैक्स टू मैक्स इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब प्रेसिडेंट ने ऐसा बोला तो वहाँ पे आप लोग जो प्राइस डिसाइड कर रहे हो वो है कंट्रोल प्राइस। वहाँ पे पब्लिक वेलफेयर के लिए मिनिस्ट्री ने क्या किया, प्राइसेस को कंट्रोल किया, दैट इज कंट्रोल प्राइस। क्या बोला, एक छोटी सी सैनिटाइजर की बोतल 200 ml की जो होगी वो 100 रुपीज़ से ज़्यादा की नहीं बिकेगी। तो क्या आज 200 ml की सैनिटाइजर की बोतल 100 रुपये से ज़्यादा बिक सकती है? क्या आज 200 ml की बोतल सैनिटाइजर की 100 रुपये से ज़्यादा बिक सकती है? बिल्कुल बिक सकती है, क्योंकि ये असेंशियल कमोडिटी कब तक था, सिर्फ 30 जून 2020 तक था। उसके बाद ये असेंशियल कमोडिटी नहीं रहा। आज बिक सकती है, लेकिन आज 30 जून तक इसकी रेट इन लोगों ने डिसाइड की थी। अब मैं आपको बोलती हूँ कोई भी एक्ट पढ़ो, उसका प्रीएम्बल जरूर पढ़ो। कोई भी एक्ट की शुरुआत करने से पहले उसका प्रीएम्बल पढ़ो और उसके अगर आंसर में आपने प्रीएम्बल लिख दिया, अगर आंसर में आपने प्रीएम्बल डाल दिया तो भाई साहब आपके मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे। आपके मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे, मार्क्स वैसे ही बढ़ जाएंगे। ठीक है, ज़्यादा ही फेस मास्क के अंदर चलेंगे अपन ना। ठीक है, the preamble of the act say that it is an act to provide the interest of general public। कोई भी एक्ट क्यों आया है, ये जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट के है। फॉर द कंट्रोल, क्या कंट्रोल करना चाहता है, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन सर्टेन कमोडिटी। कुछ कमोडिटीज जो कि हमारे जीने के लिए जरूरी है उसका क्या करोगे, प्रोडक्शन को कंट्रोल करोगे, सप्लाई को कंट्रोल करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करोगे, कहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी देनी है उसको भी कंट्रोल करोगे। आपको पता है राजस्थान में कई चीज़ें पहले नहीं मिलती थी और मिलती भी थी तो महंगी मिलती थी। ठीक है, मतलब राजस्थान में कोई ऐसी चीज़ है जो कि केरला से आ रही है या फिर कोई चीज़ें कहीं ऐसा आ रहा है बाहर से आ रही है तो वो चीज़ें महंगी मिलती थी। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्शन यहाँ नहीं हो रहा। लाइक मैं एक एग्जांपल बताऊँ तो कश्मीर से एप्पल आ रहे हैं। ठीक है, तो कश्मीर में जो एप्पल मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 50 रुपये किलो, राजस्थान में वही एप्पल 200 रुपये किलो मिल रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कश्मीर में तो वो उसका प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे 50 रुपये किलो है, लेकिन राजस्थान में उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो उसको 200 रुपये किलो कर दी। अब क्या हुआ, यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि कोई भी चीज़ चाहे कश्मीर में हो चाहे राजस्थान में हो, वो अगर राजस्थान में कश्मीर में 50 रुपये किलो मिल रही है तो राजस्थान में 50 रुपये किलो मिलनी चाहिए। मतलब सबको बराबर रेट पे मिलनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है। अच्छा, आपको पता है कि कोविड के लिए वैक्सीन इंडिया ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को दी। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि पहले वैक्सीन हमारे नागरिकों को दो, अगर बच जाती है तो आप बाहर सप्लाई करो। पहले वैक्सीन अपने नागरिकों को दो, अगर बच जाती है तो बाहर सप्लाई करो। ऐसे ही क्या होता है, इंडिया में सबसे अच्छा प्रोडक्शन एक चीज़ का होता है शुगर का। इंडिया में सबसे अच्छा प्रोडक्शन एक चीज़ का होता है शुगर का। शुगर केन, गन्ना जो होता है उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। तो अगर इंडिया के लोगों को गन्ना मिल रहा है, जैसे राजस्थान के लोगों को मिठाई चाहिए, मारवाड़ी है तो मिठाई भी चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे इंडिया के लोग बोलते हैं अगर हमारे लिए शुगर है तो ठीक है, आप बाहर एक्सपोर्ट जब भी करोगे जब इंडिया के लोगों के लिए पूरी हो जाएगी। अगर ऐसा है कि इंडिया में तो शुगर मिल नहीं रही, इंडिया के लोगों को तो मिल नहीं रही और आप बाहर एक्सपोर्ट करो तो वो गलत है। ठीक है, वो गलत है, तो उसके लिए वो सप्लाई रोकेगा कि बाहर एक्सपोर्ट मत करो। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, चाहे केरला हो चाहे राजस्थान हो, सब जगह बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और सब में बराबर रेट्स होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बोलूँ तो कोविड का जो हम लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं वो भी ऐसा ही गवर्नमेंट बोलती है। मैं
किसी के लिए गलत नहीं बोलूँगी, बट गवर्नमेंट ऐसा बोलती है कि पहले अपने नागरिकों को लगवाओ फिर बाहर एक्सपोर्ट करो। अब क्या चल रहा है वो तो उनकी मर्जी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इतना बोल सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए बोल रही है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रीएम्बल है, पढ़ाई से मत भटको, यहाँ ध्यान दो, ठीक है। अब एक सेक्शन 3 है, वो क्या बोलता है? सेक्शन 3 क्या बोलता है? सेक्शन 3 बोलता है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? क्या पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इस एक्ट को लेके? तो देखते हैं। रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग, रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग। क्या कर रहा है रेगुलेट? प्रोडक्शन, मतलब कौन सी चीज का कितना प्रोडक्शन होना है। आपको पता है कोरोना के टाइम पे लॉकडाउन हुआ था, तो लॉकडाउन के टाइम पे भी मोदी गवर्नमेंट ने ये बोला कि प्रोडक्शन मत रोको, प्रोडक्शन मत रोको, एसेंशियल कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन मत रोको। यहाँ तक अभी भी ये बोलते हैं कि दवाइयों का भी प्रोडक्शन मत रोको। कुछ स्टेट्स में अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चलते हुए भी दवाइयों का प्रोडक्शन मत रोको। तो रेगुलेट करने का मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना कौन डिसाइड कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रोहिबिटेटिंग का मतलब रोकना। अभी आप लोग को पता है, आप लोग सब घर बैठे हो, है ना, शादियां हैं नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? मूवी हॉल्स को रोक सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कॉटन कपड़े का प्रोडक्शन रोक सकते हैं, तो उसको प्रोहिबिटेट कर रहा है। मतलब क्या उगना चाहिए, क्या ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए और क्या कम प्रोड्यूस होना चाहिए, कौन डिसाइड कर रहा है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पावर इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, ठीक है। सप्लाई कहाँ पे, कितनी सप्लाई, मतलब कितनी सप्लाई करनी है, उगाना कितना है, फिर सप्लाई कितनी करनी है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है। मैंने जैसे आपको बताया कि कोई चीज़ जैसे एप्पल है, कश्मीर में उग रहे, तो कश्मीर में ज़्यादा सप्लाई है, इन राजस्थान में कम सप्लाई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो जो रेट पे वहाँ मिल रहा है वो यहाँ पे होना चाहिए। किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे आएगी वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह होना चाहिए। कई चीज़ें पहले राजस्थान में ईजिली नहीं मिल रही थी, लेकिन अब हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो अगर ऐसी चीज़ें जो पहले नहीं मिल रही थी, तो वो भी अवेलेबल करवाना किसकी जिम्मेदारी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। असेंशियल कमोडिटीज एंड ट्रेड एंड कॉमर्स देयर इन। अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? रेगुलेटिंग और प्रोहिबिटिंग क्या? प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन। 3 याद रख लेना, पीएसडी, पीएसडी, पीएसडी। पी से प्रोडक्शन, एस से सप्लाई और डी से डिस्ट्रीब्यूशन। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है? रेगुलेट करना, प्रोहिबिटेट करना पीएसडी को, क्या? प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? असेंशियल कमोडिटी और उसका ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड आप समझते हो, ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग और सेलिंग। ट्रेड का मतलब क्या होगा? बाइंग और सेलिंग, ठीक है। मतलब उसको उगाना नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, ठीक है, आपको खरीदना है यहाँ से और आगे बेचना है। उसकी भी रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। कॉमर्स का मतलब होता है, कॉमर्स का मतलब हुआ कि उस चीज से रिलेटेड आपको कौन कौन सी सर्विसेज देनी है, बैंकिंग सर्विस और ये सब जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है वो सब, ठीक है। तो वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? वो भी गवर्नमेंट डिसाइड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या पावर है? किसी भी असेंशियल कमोडिटीज को लेकर रेगुलेट करना और प्रोहिबिटेट करना। 3 चीजें, पीएसडी, पी से प्रोडक्शन, एस से सप्लाई, डी से डिस्ट्रीब्यूशन। किसका? असेंशियल कमोडिटीज का और उससे रिलेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स देयर इन, ठीक है। क्यों करता है? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट बीच में फतेह में टांग लगाता है? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट बीच के फतेह में टांग लगाता है? क्या जरूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट को? सबसे पहला, मेंटेनिंग और इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ असेंशियल कमोडिटी। हर चीज हर जगह मिल जाए और अच्छी तरीके से मिल जाए, ये चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि जरूरत की चीज़ों की कमी नहीं हो। इंडिया में जरूरत की चीज़ों की कमी नहीं है। अगर जरूरत की चीज़ें कमी हो जाएगी, जैसे प्याज का मैंने आपको केस बताया कि अगर जरूरत की चीज़ें हैं, प्याज अगर उसकी कमी हो गई, तो भाई साहब उसकी रेट बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाए और उसका प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि लोगों को कमी नहीं हो। अब हो जाता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कई चीज़ें पहले राजस्थान में इजीली नहीं मिलती थी, लेकिन अब
क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जो चीज़ जो केरला में सॉरी केरला क्या बोल रही हूँ, कश्मीर में एप्पल जितने रुपए मिल रहा है वही यहाँ पे मिल रहा है, समझ में आया। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट, सिक्योरिंग एनी असेंशियल कमोडिटी फॉर द मिलिट्री ऑपरेशन, मतलब ये लोग जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, आर्मी के लोग हैं, उनके लिए भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलता है, मेरे साथ वापस बोलो, रेगुलेट करना और प्रोहिबिटेड करना, किसको, पीएसडी को। पीएसडी बोले तो प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, असेंशियल कमोडिटीज का और उसके ट्रेड एंड कॉमर्स का। क्या रीजन है, तीन रीजन है। पहला रीजन ये बोलता है कि असेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई हमेशा बढ़ी रहे। दूसरा ये बोलता है कि असेंशियल कमोडिटी का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तीसरा, मिलिट्री के लोगों को भी ये मिलना चाहिए। ये थी डेफिनेशन जो कि बता रहा था पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, और इसको मैंने तोड़ तोड़ के ऐसे बनाया कि आपको याद हो गया, टिप्स में मेरे साथ याद हो गया, ठीक है। तो आ जाओ, पावर टू इशू ऑर्डर। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन वेस्टेड विथ पावर अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कैन इशू ऑर्डर। ये जो मॉड्यूल की लैंग्वेज है वो मैंने लिखवा रखी है ताकि आप लोगों को वो भी मिल जाए, क्योंकि एग्जाम में तो आप चार्ट के फॉर्म में नहीं कर सकते। एग्जाम में तो ऐसा नहीं कि आप सारे चार्ट बना के आ जाओगे, ऐसा तो नहीं है। एग्जाम में आपको ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, तो वो भी मैंने आप लोगों को साथ में बताइए। फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइडिंग, रेगुलेटिंग एंड प्रोहिबिटिंग द प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेंशियल कमोडिटी, ट्रेड एंड कॉमर्स देयर। जो पहला तोड़ा वो ये रहा, ठीक है। पहले तोड़ के याद करो और उसके बाद उसको जोड़ के लिख लो, ठीक है। तोड़ के याद करना है, जोड़ के लिखना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। Where it is necessary or expended for maintaining or increasing the supply of essential commodity, जहाँ पे हमें essential commodities की प्राइस को मेंटेन करना है और उसकी सप्लाई को इंक्रीज रखना है। फॉर सिक्योरिंग इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एट फेयर प्राइस, मतलब जो राजस्थान में, जो केरला याद आ जाता है यार बार बार, कश्मीर में जो चीज़ कश्मीर में 50 रुपये किलो मिल रही है वो यहाँ पे भी 50 रुपये किलो मिलनी चाहिए। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और फेयर प्राइसेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कश्मीर में वो चीज़ 50 रुपये किलो मिल रही है तो यहाँ पे वो चीज़ 200 रुपये किलो मिल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फेयर प्राइसेस होने चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही है। Next, for securing any essential commodity for the defense of India और efficient conduct of military operation, मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल करवानी है। अब क्या है असेंशियल कमोडिटी, इतनी देर से पका रहे हो, क्या असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 क्या है ये असेंशियल कमोडिटी, कौन सी ऐसी चीज़ें असेंशियल कमोडिटी, क्या जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं क्या वो भी एक असेंशियल कमोडिटी है, जो सैलून में बाल कटवा के आते हैं क्या वो बाल कटवाना भी हमारा असेंशियल कमोडिटीज़ में आता है क्या हमारी असेंशियल सर्विसेज है क्या है असेंशियल कमोडिटीज़, बहुत जल्दी आपके सामने आने वाली, तो वेट नहीं करना है। पहला, सेक्शन 2 में इसकी डेफिनेशन दे रखी है। सेक्शन 2A डील्स विद असेंशियल कमोडिटी, डिक्लेयर दैट असेंशियल कमोडिटी एज टू कमोडिटी स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। शेड्यूल में जो कमोडिटीज़ दी गई है वो सारी क्या है, असेंशियल कमोडिटीज़ है। शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी सारी कमोडिटीज़ दी गई है वो सारी कमोडिटीज़ क्या असेंशियल कमोडिटीज़ है। अब कौन सी कमोडिटीज़ शेड्यूल में दी गई है वो भी आप लोगों के सामने बड़े ही जल्दी से आने वाला है। तो स्केड्यूल में कौन सी कमोडिटीज़ दी गई है, सबसे पहले हम लोगों ने इसका शॉर्टकट तैयार किया, DPS, J, CRF, ठीक है। अब ध्यान से सुना, DPS आप लोग सब जानते हो, दिल्ली पब्लिक स्कूल, DPS आप लोग सबसे जानते हो दिल्ली पब्लिक स्कूल। जे जो था वो कौन था, CRF में था, ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा J और भर्ती हुआ CRF में, ठीक है, CRF में भर्ती हुआ, ठीक है। दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ा J और भर्ती हुआ CRF में, ठीक है। तो आ जाओ, D से होता है ड्रग्स,
डी से होता है ड्रग्स। क्या होते हैं ड्रग्स? ये वो गांजा ऐसे सूंघ के जो नशा चढ़ जाता है और पड़े रहते हैं हम लोग, मजा ही आ जाता है, वो ड्रग्स है क्या? ये क्या, कौन से ड्रग्स हैं वो बहुत जल्दी हम लोग बताएंगे, ठीक है। वो सुन के मजा आ गया, ऐसे वो ड्रग्स है क्या? ये कौन से ड्रग्स है देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो डी और पी। पी से है पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पेट्रोल और उससे बनने वाले प्रोडक्ट्स को डीपी बोला गया। एस, सीड्स ऑफ फूड क्रॉप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। जे से जूट सीड्स। सी से कॉटन एंड वुलन टेक्सटाइल, ठीक है। ये जो कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, क्या ये जरूरी है? हाँ। सी एक्चुअली में क्या हमारा C2 है ना, तो CRF में C2 है और F भी 2 है, ठीक है। तो C का मतलब हुआ कैटल फोल्डर, ठीक है, कैटल फोल्डर, ठीक है। कैटल फोल्डर होता क्या है? कैटल फोल्डर का मतलब होता है कि जो गाय वगैरह होती है उनको क्या करते हैं हम लोग, गाय से क्या मिलता है हमको मिल्क वगैरह मिलता है, सारे डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स जो हमें काव वगैरह से मिलते हैं, तो काव को चारा तो खिलाओगे ना, आप नहीं खाओगे चारा, आपके लिए वो असेंशियल कमोडिटी नहीं है, लेकिन उस काव के लिए तो वो असेंशियल कमोडिटी, और वो काव आपके लिए असेंशियल है क्योंकि उससे आपको डेयरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो वो कैटल फोल्डर भी क्या हुआ? असेंशियल कमोडिटी हुआ। 2 C हो गए। अब आता है आर का मतलब हुआ रॉ जूट और जूट टेक्सटाइल। आर के बाद एफ क्या है? फूड स्टफ का मतलब होता है खाने पीने की चीजें, ठीक है। अब इसमें इतना डिटेल में मत जाना कि क्या होता है बहुत सारा फूड स्टफ, कौन सी चीजें जो फूड स्टफ में आती है। क्या जो चॉकलेट हम लोग खाते हैं क्या वो फूड स्टफ है? क्या हम लोग जो कुरकुरे खाते हैं वो फूड स्टफ है? वो इतनी डेप्थ में मत जाना, बस जो खाने पीने की चीजें होती है वो फूड स्टफ हो गया। और F से हो गया फर्टिलाइजर, ठीक है, F से हो गया फर्टिलाइजर, ठीक है। तो CRF, ठीक है। अब F से क्या हो गया? फर्टिलाइजर। आ जाओ एक बार मेरे साथ रिवाइज करो। DPS स्कूल में पढ़ता था J, और ठीक है, DPS स्कूल में पढ़ता था J, और कहाँ बढ़ती हुआ? CRF। C में डबल है और F में भी डबल है, ठीक है, स्क्वायर है। DPS स्कूल में पढ़ता था J, और कहाँ भर्ती हुआ? CRF। D से क्या हुआ? ड्रग्स। P से क्या हुआ? पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट। S से क्या हुआ? सीड्स ऑफ फूड क्रॉप। J से क्या हुआ? जूट सीड्स, ठीक है। C से क्या हुआ? कॉटन, और दूसरा C से क्या हुआ? कैटल फोल्डर। फिर R से क्या हुआ? रॉ जूट, और ठीक है, रॉ जूट, और F से क्या हुआ? फूड स्टफ, और F से क्या हुआ? फर्टिलाइजर। 2 F है, फूड स्टफ और फर्टिलाइजर, ठीक है। तो वापस ऐसे याद नहीं होगा। वापस DPS स्कूल में पढ़ता था J और बढ़ती हुआ CRF में, DPS स्कूल में पढ़ता था J और बढ़ती हुआ CR। तो D से हुआ ड्रग्स, P से हुआ पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट, D से हुआ ड्रग्स, P से हुआ पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और S से हुआ सीड्स ऑफ फूड क्रॉप, ये हो गया हमारा DPF। अब J से क्या है? जूट सीड, CRF, C2 R1 F2, ठीक है। तो C से हुआ कॉटन और C से हुआ कैटल फोल्डर, ठीक है, C से हुआ कॉटन और C से हुआ कैटल फोल्डर। R से क्या है? रॉ जूट, और F से क्या है? फूड स्टफ और फर्टिलाइजर। वापस एक बार, ठीक है, बार बार पढ़ो। DPS, J, CRF, D से ड्रग्स, P पेट्रोलियम, S का सीड्स ऑफ फूड क्रॉप, ठीक है। J जूट सीड्स, ठीक है। फिर CRF, C2 R1 F2, C मतलब कॉटन, C मतलब कैटल फोल्डर। फिर R का मतलब हुआ रॉ जूट, F का मतलब हुआ फूड स्टफ और फर्टिलाइजर। क्यों बार बार पढ़ा रहे हो? क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बताओ स्केड्यूल, बताओ फूड क्रॉप्स का, फूड जो हमारा एसेंशियल कमोडिटीज है उसका पूरा स्केड्यूल बताओ। तो ये है हमारा स्केड्यूल। अब हम इसको एक एक को पढ़ेंगे। अच्छा, कोई भी कमोडिटी को पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी कमोडिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट फूड ये जो असेंशियल कमोडिटीज़ है उसमें ऐड कर सकता है। असेंशियल कमोडिटीज़ में ऐड कर सकता है कोई भी, जो भी हमारा कोई भी चीज़ होगी वो असेंशियल कमोडिटीज़ में ऐड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके इंटरेस्ट के लिए? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। तो CG इन पब्लिक इंटरेस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में ऐड अ कमोडिटी इन द सेड स्केड्यूल, उस स्केड्यूल में ऐड कर सकता है।
तो रिमूव भी कर सकता है। जैसे फेस मास्क और सैनिटाइजर को ऐड किया गया था, ठीक है, अब उसको रिमूव कर दिया तो रिमूव भी कर सकता है फ्रॉम द सेड स्केड्यूल इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से उसकी कंसल्टेशन कर देगा। लेकिन कोई भी चीज़ ऐड करेगा, कोई भी चीज़ अगर एसेंशियल कमोडिटीज़ में ऐड करेगा टेम्परेरी बेसिस पे, जैसे कि ये हमारा फेस मास्क और सैनिटाइजर हुआ है तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए ही ऐड कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। तो schedule declaring any commodity shall deem to be essential commodity for such period not exceeding 6 months। अगर आप किसी भी चीज़ को टेम्परेरी बेसिस पे, किसी भी चीज़ को टेम्परेरी बेसिस पे एसेंशियल कमोडिटी बनाना चाहते हो तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए उसको बना सकते हो, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते, फिर फर्दर नोटिफिकेशन देना पड़ेगा। However, central government may in the public interest and for reason to be specified by notification this extend कर सकता है beyond the sign। मतलब पब्लिक वेलफेयर के नाम से तो ये कुछ भी कर सकते हैं, पब्लिक वेलफेयर के नाम से तो ये कुछ भी कर सकते हैं, आप एक्सटेंड कर सकते हो उसका टाइम। अब एक केस हुआ था, ठीक है, अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कौन कौन सी एसेंशियल कमोडिटी, डीपीएस, जेसीआरएफ, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को ऐड कर सकता है और रिमूव कर सकता है, ऐड कर सकता है मैक्सिमम 6 महीने के लिए, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए हो तो। अब एक केस हुआ था हैरिसन मलाइका, ठीक है, एक केस हुआ था हैरिसन मलाइवा, मलाइका नहीं मलाइवा, ठीक है, हैरिसन मलाइवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक केस हुआ था हैरिसन मलाइवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या बोला गया, इस केस में क्या बोला गया, इस केस में जो बोला गया ना, उस केस में आपका दिल टूट जाएगा, दिल धड़क धड़क हो जाएगा, मतलब सुन लोगे ना तो मजा नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला टी इज नॉट अ फूड स्टफ। टी, चाय, जो गरम गरम चाय हम पीते हैं, वो कहाँ जाते हो, टपरी पे जाते हो आप लोग चाय पीने, या फिर वो है ना, वो क्या सिकोरा की चाय पीते हो, वो चाय जो हमको बारिश में सबसे ज़्यादा मज़े देती है, वो फूड स्टफ नहीं है, वो फूड स्टफ नहीं है। क्या बोला है अभी देखो, इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला, आगे क्या बोला है, आगे क्या बता रहा है ये कि क्या, टी लीव्स आर नॉट ईटन, टी लीव्स आर नॉट ईटन, मतलब चाय की जो पत्तियां हैं उसको आप खा नहीं सकते, चाय की पत्तियां आप खा नहीं सकते, तो उसको फूड स्टफ नहीं माना गया। आगे देखो क्या बोला है, टी इज कंज्यूम हॉट और कोल्ड एज पर इट फेवर और टेस्ट, ठीक है, फेवर नहीं सॉरी फेवर नहीं फ्लेवर, ठीक है, आप उसको गरम चाय पी सकते हो आप, हाँ पी सकते हैं, ठंडी चाय पी सकते हो, हाँ पीते तो आइस टी पी सकते हो, अपने फ्लेवर और टेस्ट के लिए। आप उससे पेट नहीं भरते हो, उससे हमारा पेट नहीं भरता, उससे हमारा दिल भरता है, लेकिन दिल तो बच्चा है, इसलिए बच्चे की बात पे कौन ध्यान देता है, दिल तो बच्चा है, बच्चे की बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसलिए बोल रहे हैं टी इज नॉट अ फूड स्टफ। भाड़ में जाओ, उसकी प्राइसेस कितनी भी बढ़ाओ, टी की लीव्स को आप खा नहीं सकते, टी को कंज्यूम नहीं कर सकते, हॉट टी को कंज्यूम कर सकते हो हॉट या कोल्ड फॉर इट फ्लेवर एंड टेस्ट। इट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रिशन वैल्यू, ये कोई आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं देता, इसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। Anyone who can take tea would not say that he had taken or eaten food। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो चाय पी के ये बोलता होगा आहा मजा आ गया, आहा मजा आ गया, बोलते हैं ना हम लोग, आहा मजा आ गया, बोलते तो हैं, लेकिन हम लोग ये कभी नहीं बोलते चाय पी के कि हमारा पेट भर गया हम खाना नहीं खाएंगे, ठीक है, चाय पी के आहा मजा आ गया ये तो बात निकलती है, लेकिन चाय पी के कभी भी हम ये नहीं बोलते कि हमारा पेट भर गया। तो कोई भी इंसान चाय पी के ये नहीं बोलता कि उसने खाना खा लिया, इसीलिए उसको फूड स्टफ नहीं बोलते। दिल खुश होता है, लेकिन दिल तो बच्चा है, इसीलिए टी को एसेंशियल कमोडिटी नहीं बोला गया। एक क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन आया भी है काफी बार, वेदर टी इज अ फूड स्टफ और नॉट। टी इज नॉट अ फूड स्टफ क्योंकि उसकी लीव्स को आप नहीं खा सकते, ये जो लिखवाया ना इसका एज इट इज चेप किया जाना, टी की लीव्स को आप नहीं खा सकते, टी कंज्यूम हो सकती है हॉट और कोल्ड एज इट फ्लेवर और टेस्ट, ठीक है, और इसमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, इसीलिए टी को हमने फूड स्टफ नहीं माना और केस का नाम डालना हैरिसन मलाइवा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर इस एक्ट में दिया गया उसको बोलते हैं ऑर्डर, ठीक है। अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव द एक्ट, इस एक्ट को रेगुलेट करने के लिए किसको बोला गया है? किसको बोला गया है कि एक्ट को रेगुलेट किया जाए? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द एक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटिव द प्रोविजन ऑफ द एक्ट बाय इशूइंग ऑर्डर डायरेक्शन नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दी गई है इस एक्ट के थ्रू कि आप इस एक्ट को रेगुलेट करोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है। देखो डेलीगेट होता क्या है? डेलीगेट होता क्या है, ध्यान से सुनना। डेलीगेट का मतलब होता है आपने अपना काम किसी को दे दिया। आपने अपना काम किसी को दे दिया, जैसे आपके पापा ने बोला जा बेटा दूध की एक थैली लिया, जा बेटा आप दूध की एक थैली लिया, और आपने वही काम, आप काम कर रहे थे, कुछ बिजी थे, इसीलिए आप मेरे लेक्चर्स देख रहे थे, वीडियो सुन रहे थे, बड़ा मजा आ रहा था, आपने अपनी बहन को, भाई को बोल दिया जा पापा ने बोला दूध लिया, ठीक है। मतलब पापा ने काम किसको दिया था? आपको दिया, और आपने फर्दर किसी और को दे दिया, दैट इज डेलीगेशन। तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतने काम होते हैं, मोदी सरकार बार बार आके बोलती है मित्रों भाइयों लॉकडाउन कल से 8 बजे तक, 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलेगा मित्रों भाइयों। तो ये एक्ट को रेगुलेट करने की पावर उस मित्रों और भाइयों के पास है, ठीक है। लेकिन वो अगर अकेले एक्ट को रेगुलेट करेंगे तो ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वो अपना पावर किसी को डेलीगेट करते हैं। वो कौन है डेलीगेट करने वाला? स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर को दे सकता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राजस्थान के लिए इस एक्ट को रेगुलेट कौन करेगा? हमारे अशोक गहलोत जी। राजस्थान के लिए हमारा कौन एक्ट को रेगुलेट करेगा? अशोक गहलोत जी, ठीक है। और अगर दिल्ली है, दिल्ली इज द यूनियन टेरिटरी, तो उसके लिए कौन एक्ट रेगुलेट करेगा? ठीक है, आपकी सरकार रेगुलेट करेगी, ठीक है, आपकी सरकार रेगुलेट करेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेन पावर है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डेलीगेट करती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज। क्या ऑर्डर दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? अपने इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या ऑर्डर दे सकती है, क्या क्या बोल सकती है मित्रों और भाइयों? देखो पहला तो रेगुलेटिंग लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी असेंशियल कमोडिटी। इस एक्ट के थ्रू अगर आपको कोई भी असेंशियल कमोडिटी बनानी है, तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस कौन देगा? मोदी सरकार। ब्रिंगिंग अंडर कल्टीवेशन एनी वेस्ट फॉर द प्रोडक्शन फॉर कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप अंडर क्रॉप जनरली, ठीक है। तो आप कोई भी चीज़ को अपने अंडर में ले सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई लोग वेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो जमीन वमीन लेके आप खुद भी उगा सकते हो। ब्रिंगिंग अंडर कल्टीवेशन, आप कोई भी चीज़ों को यूज़ करके उसका असेंशियल कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो। कंट्रोल कर सकते हो प्राइस। देखा था फेस मास्क क्या बोला था? 200 ml की बोतल 100 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। तो 3 चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने। 3 चीज़ें क्या पढ़ी? सबसे पहले लाइसेंस इशू करती है, दूसरा कल्टीवेशन फॉर वेस्ट फूड क्रॉप, और कंट्रोलिंग प्राइस, ठीक है। 3 चीज़ें पढ़ी। वापस बोलो मेरे साथ। रेगुलेटिंग लाइसेंस, दूसरा ब्रिंगिंग अंडर कल्टीवेशन एनी वेस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप, और तीसरा कंट्रोलिंग प्राइस। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग बाय लाइसेंस परमिट और अदरवाइज द स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल एंड एक्विजिशन। मतलब क्या है कि अगर कोई स्टोरेज रख रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन रख रहा है, मतलब ट्रेड वगैरह का भी काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी लाइसेंस कौन देगा? हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। कंटेंट ऑफ ऑर्डर में हमने सबसे पहले पढ़ा कि लाइसेंस देगा। अब लाइसेंस पहला किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखो ध्यान से पढ़ना, मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस है, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए लाइसेंस नहीं है, ठीक है। कल्टीवेशन अंडर एनी वेस्ट, आप कोई भी जमीन लेके खुद की कल्टीवेशन कर सकते हो। प्राइस को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको सैनिटाइजर का एग्जांपल बताया। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग द लाइसेंस परमिट एंड अदरवाइज स्टोरेज, डिस्पोजल, ठीक है। स्टोरेज वगैरह का भी लाइसेंस होता है, ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स का लाइसेंस नहीं होता, लेकिन स्टोरेज वगैरह का लाइसेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोहिबिटिंग द विथहोल्डिंग द सेल, ठीक है। ध्यान से सुनना। किसी ने बोला, किसी ने क्या?
विलास पासवान ने बोला कि सैनिटाइजर की जो छोटी बॉटल है, सैनिटाइजर की जो छोटी बॉटल है उसको 100 रुपीज़ में 200 ml की जो बॉटल है उसको 100 रुपीज़ में से ज़्यादा नहीं बेचोगे, मतलब 100 रुपीज़ मैक्सिमम। फिर भी एक शॉपकीपर या फिर एक मैन्युफैक्चरर उसको 150-200 में बेच रहा है, तो उससे क्या होगा, जो लाइसेंस दिया होगा उससे क्या होगा, विथहोल्ड कर दिया जाएगा। उसको बोला जाएगा आज से तो ये असेंशियल कमोडिटीज नहीं बेचेगा। दूसरा एग्जाम्पल, किसी ने प्याज की बहुत ज़्यादा क्या कर दी, होर्डिंग कर दी है, ठीक है, स्टॉक होर्डिंग कर दी है। अब किसी ने प्याज को इतना ज़्यादा होल्ड करके रखा है, तो वहाँ पे कोई भी अगर कंप्लेन करता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको प्याज बेचने से पहले तो उसका प्याज जब्त करेगी, सीज करेगी, कॉन्फिस्केट करेगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आगे से उसको बेचने के लिए भी मना कर सकते हैं। नेक्स्ट, requiring any person to sell the quantity to central government, state government, corporation owned by government, ठीक है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी किसान को कि तूने जो प्याज उगाए हैं वो तू मुझे बेच, लेकिन यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करेगा, प्राइस दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी दादागिरी दिखाए, मोदी सरकार ये नहीं बोले सुनो मित्रों मैं टमाटर के 2 रुपए किलो दूंगा, ऐसा नहीं होगा। किसान और मोदी सरकार मिलके प्राइस डिसाइड करेगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि मोदी सरकार ऐसा बोल सकती है कि हाँ ये चीज़ आप हमें बेचना। एक्चुअली में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या होती है, कई बार किसानों को बोलती है कि हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो तो उस प्राइस पे, अगर इससे बेस्ट मान लो कोई टमाटर है, 1000 किलो टमाटर एक किसान के पास पड़े, तो मोदी सरकार बोलती है कि हम उसके 5 रुपए दे रहे हैं पर केजी के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको इससे बेस्ट प्राइस मिल रही है तो आप मार्केट में बेच दो, और अगर नहीं मिल रही तो हमको बेच दो। तो ऐसा भी गवर्नमेंट ऑप्शन देती है। नेक्स्ट, प्रोहिबिटिंग कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू फूड स्टफ इन रिलेशन टू पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फूड स्टफ आप क्या कर सकते हो, कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन रोक सकते हो। ध्यान से सुनना। क्या हो रहा है इंडिया में प्याज की बहुत खपत हो रही है। इंडिया में प्याज है नहीं। अब मेरे पास 100 किलो प्याज पड़ा है, 100 किलो नहीं 1000 किलो प्याज पड़ा है, मेरे पास 1000 किलो प्याज पड़ा है और इंडिया में प्याज 100 रुपए किलो हो रहा है। अब इंडिया में प्याज की इतनी खपत है, उसके बाद मैं प्याज को एक्सपोर्ट कर रही हूँ। इंडिया में प्याज की इतनी खपत है, उसके बाद मैं प्याज को एक्सपोर्ट कर रही हूँ, मैं इंडिया में नहीं दे रही। मुझे ब्राज़ील से कॉल आया और ब्राज़ील से उन लोगों ने ये बोला हेलो हमारे यहाँ पे प्याज भेज दो, ठीक है, मतलब अनियंस हमें रिक्वायर्ड है, हमें भेज दो। अब मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाह रही हूँ, तो मोदी सरकार क्या कर सकती है, मुझे रोक सकती है, मुझे बोल सकती है ठहरो, ठीक है, आप इस प्याज को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी खपत इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में इसकी खपत बहुत ज़्यादा है और इंडिया वालों को प्याज नहीं मिल रहा है। इंडिया में प्याज की प्राइस इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे हो रही है और आप इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो। अगर आपने इसको एक्सपोर्ट किया तो जेल में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट, कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स। अब प्याज की खपत है, प्याज महंगा हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, ये स्टैटिस्टिक्स से पता चलेगा, हमें इसका डेटा लेके रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, पर्सन मेंटेन एंड प्रोड्यूस बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिकॉर्ड। एक मैन्युफैक्चरर अगर कोई असेंशियल कमोडिटी बना रहा है तो उसका सारा हिसाब वो लिखेगा। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है और वो असेंशियल कमोडिटीज बना रहा है, शुगर से केन से शुगर बना रहा है, तो असेंशियल कमोडिटी बना रहा है, तो उसका सारा हिसाब कहाँ लिखेगा, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। और प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के बाद अगर कोई भी इंस्पेक्शन हो जाती है, आपने कई मूवी देखी है, रेड मूवी देखी है, मूवी देखा करो, बड़ा मजा आता है, रेड मूवी देखना। रेड मूवी में आपने देखा था उनके घर में जब रेड पड़ी थी तो हमारे कौन है ये, अजय देवगन ने घर की दीवारें तोड़ी, घर की यहाँ तक दीवारें तोड़ दी, पिलर्स तोड़ दिए, पिलर में से पैसा निकला।
तो जब रेड पड़ती है ना, जब रेड पड़ती है तब हर चीज़ निकलती है। उनसे बुक्स मंगाए, उनसे सारे जो उनके पास ज्वेलरी थी उसके ज्वेलरी के रिकॉर्ड्स मंगाए। तो ऐसे ही अगर कोई इंस्पेक्टर आ जाए या फिर कोई इंस्पेक्शन करने के लिए कोई ऑफिसर आ जाए, ऑथोराइज पर्सन आ जाए, तो उसको वो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोड्यूस करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? मैन्युफैक्चरर की है। एनी अदर इंसिडेंटल एंड सप्लीमेंट्री मेथड, अगर कोई भी ऐसा हो जैसे SHS एंट्री सीज कर सकता है। मतलब मोदी सरकार, अगर आपको लगता है, आपको मना किया था प्याज बाहर मत भेजना, एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपके प्याज सीज हो सकते हैं। आपको बोला था प्याज को स्टॉक होल्ड मत करके रखो, आपने रखा है, तो सीज हो सकते हैं। एग्जामिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, देखो ये एक्ट ना बहुत पुराना है, 1955 का एक्ट है। 1955 में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे कि हर चीज़ प्लेन में होता था, ये सब कुछ होता था। तो वहाँ पे घोड़ा गाड़ी वगैरह ये सब ज़्यादा चलती थी, तो उसको भी कोई भी गवर्नमेंट क्या कर सकती है? एग्जामिन कर सकती है, प्रीमाइसिस में एग्जामिन कर सकती है, वेजल, व्हीकल ऑफ एनिमल, और सीज भी कर सकती है अगर कुछ गड़बड़ी दिखी तो। ठीक है, तो हमने यहाँ तक क्या क्या पढ़ा, एक बार पूरा रिवाइज करेंगे पूरा। आ जाओ, यहाँ तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा कि लाइसेंस दिया जाता है मैन्युफैक्चरर को, ट्रेडर को नहीं। लाइसेंस मिलता है मैन्युफैक्चरर ट्रेडर ने। दूसरा, मोदी सरकार ये बोल सकती है कि कोई भी जमीन, अगर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा खपत है तो कोई भी जमीन लेके खुद उगा सकती है। तीसरा, प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। चौथा, लाइसेंस दे सकती है फॉर स्टोरिंग डिस्पोजल के लिए। नेक्स्ट, हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी सेल को रोक सकती है, विथहोल्ड कर सकती है। जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि कोरोना की वजह से सारी जगह लॉकडाउन लगा, तो सारा काम रुक गया, ट्रेड एंड कॉमर्स रुक गया। तो वहाँ पे कुछ जो फैक्ट्रीज हैं उनका क्या हुआ, प्रोडक्शन रोक दिया गया, क्योंकि बोला गया कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। लाइक क्लोथिंग वगैरह, उनका प्रोडक्शन रोक दिया गया, बोला अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, ये विथहोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिक्वायरिंग एनी पर्सन सेल द क्वांटिटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन ओन्ड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब आप कोई भी चीज़ को किसी को बेचोगे, गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेच सकते हो या गवर्नमेंट के कोई डिपार्टमेंट। कमर्शियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में रोक सकती है। जैसे मैं एक्सपोर्ट करने जा रही थी तो मोदी जी ने बोला रुको मित्रों रुको, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करने के लिए बोल सकती है। बुक्स ऑफ अकाउंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, और अगर कोई ऑफिसर आ जाता है तो उसको चेक करने के लिए भी बोल दिया जा सकता है। एनी अदर इंसिडेंटल और सप्लीमेंट्री मेथड। अब ऑर्डर का कंटेंट क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ते हैं, पीपीटी फॉर्म में हमने देख लिया। पहला, फॉर रेगुलेटिंग लाइसेंस द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी। कोई भी एसेंशियल कमोडिटी मैन्युफैक्चर की जाती है तो उसका जो लाइसेंस होता है वो यहाँ से मिलता है। नेक्स्ट, bringing under cultivation any waste or Arabian land, whether apartment to the building or not, for growing thereon food crop, generally for specified food crop and otherwise for maintaining or increasing the cultivation of food crop or मतलब क्या होगा, अगर किसी की भी फूड क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो रहा है और खपत ज़्यादा है, किसी का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट खुद ज़मीन लेके उसमें उगा सकती है। नेक्स्ट, फॉर कंट्रोलिंग प्राइस ऑफ एनी एसेंशियल कमोडिटी विच में बी ब्रॉथ और सोल्ट के प्राइस को भी कंट्रोल कर सकती है गवर्नमेंट। नेक्स्ट, रेगुलेटिंग बाय लाइसेंस, परमिट और अदरवाइज द स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्पोजल, एक्विजिशन और एनी कंजप्शन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। तो लाइसेंस को भी रेगुलेट करवा सकते हैं, मतलब ये इन सब चीज़ों के लिए भी लाइसेंस दिया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रोहिबिटिंग विथहोल्डिंग फ्रॉम एनी सेल, सेल को रोका जा सकता है। रिक्वायरिंग एनी पर्सन होल्डिंग इन स्टॉक और एंगेज इन एनी प्रोडक्शन इन द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, तो स्टॉक होल्डिंग के लिए भी मना किया जा सकता है। की पॉइंट्स देख लो एक बार। टू सेल द वोल और स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द क्वांटिटी हेल्ड इन स्टॉक एंड प्रोड्यूस बाय रिसीव बाय हिम। ठीक है, किसी को मना कर दिया जा सकता है कि अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस की है तो आप किसी और को ना बेच के गवर्नमेंट को बेच दो, या फिर किसी को भी मत बेचो, एक्सपोर्ट मत करो, कुछ भी हो सकता है। इन केस ऑफ एनी सच कमोडिटी विच इज लाइकली टू बी प्रोड्यूस और रिसीव बाय हिम, सेल द वोल और स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ सच कमोडिटी वेदर प्रोड्यूस बाय हिम टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर। मतलब कौन हो गया कि किसी एक पर्सन को विथहोल्ड कर दिया कि जो उसकी स्टॉक होल्डिंग है। स्टॉक होल्डिंग का मतलब होता है जमाखोरी करके रख दिए, प्याज की जमाखोरी करके रख दिए, एक साथ प्याज इकट्ठा करके रख दिया है, तो क्या होगा, उसको जब्त कर लिए जाएंगे या फिर उसको बोल दिया जाएगा तो गवर्नमेंट को उसको बेच।
नेक्स्ट, रेगुलेटिंग एंड प्रोहिबिटिंग एनी क्लास ऑफ कमर्शियल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसमें मैं एक्सपोर्ट कर रही थी प्याज को तो उन्होंने मना कर दिया। नेक्स्ट, फॉर कलेक्टिंग एनी इन्फॉर्मेशन और स्टैटिस्टिक्स आप लोग कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये हो गया विथ होल्डिंग कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हर चीज की कलेक्ट करना जरूरी है। नेक्स्ट, फॉर रिक्वायरिंग एनी पर्सन इंगेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स और इन एनी एसेंशियल कमोडिटी टू प्रोड्यूस एंड मेंटेन फॉर इंस्पेक्शन, मतलब आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, उसको इंस्पेक्ट करके बताना है, ठीक है, रिकॉर्ड रिलेटिंग टू बिजनेस फर्निश सच रिकॉर्ड, ठीक है, और अगर कोई ऑफिसर आ जाए तो उसको रिकॉर्ड फर्निश करके देने हैं। एनी इंसिडेंटल और सप्लीमेंटल हो गया, जैसे कि आप कोई भी ऑफिसर आके एंट्री कर सकता है प्रीमाइस में, उसको सर्च कर सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है, मतलब बुक्स को देख सकता है, प्रीमाइसिस को देख सकता है, एयरक्राफ्ट, वेजल, व्हीकल और कोई एनिमल वगैरह अगर आप उस प्रीमाइसिस में यूज़ कर रहे हो, जैसे कि 1955 का एक्ट है, तो मैंने आपको बताया था पहले घोड़ा गाड़ी वगैरह चलती थी, तो घोड़ा गाड़ी में अगर कोई सामान वगैरह आ रहा है तो वो भी सीज हो सकते हैं अगर उसमें कुछ गड़बड़ी मिली तो। इशुएंस एंड सर्विस ऑफ ऑर्डर, ठीक है, अब ऑर्डर कैसे दिया जाएगा, ऑर्डर कैसे दिया जाएगा, अगर मोदी जी बोलते हैं, अगर मोदी जी बोलते हैं कि कल से जो छोटा वाला सैनिटाइजर है वो 100 रुपए से ज्यादा का नहीं बिकेगा, वो जो छोटा वाला सैनिटाइजर है वो 100 रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगा, अगर मोदी जी ऐसा बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, सबके कान में आके बोलेंगे सुनो 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 100 रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगा सैनिटाइजर, सुनो 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 100 रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगा, कैसे होगा। जो ऑर्डर मोदी जी ने दिया, अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतने सारे ऑर्डर दिए, वो ऑर्डर कैसे देगा वो, तो कोई भी ऑर्डर दो चीजों से दिया जाता है। पहला, जर्नल ऑर्डर का मतलब है सबको देना कि कल से सैनिटाइजर 100 रुपए से ज्यादा का नहीं बिकेगा, तो ये हो गया जर्नल ऑर्डर। तो जर्नल ऑर्डर को क्या किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा इन द ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। आप लोग एग्जीक्यूटिव के बच्चे हो, आप लोग को ये पता होना चाहिए ऑफिशियल गैजेट क्या होती है। गवर्नमेंट कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी नया रूल, नया कानून निकालती है तो वो कहाँ आता है, ऑफिशियल गैजेट में आता है, ठीक है। ये है हमारा भारतीय राजपत्र में आता है द गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है, द गैजेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर लाइक मैं प्याज की, अनियन की एक्सपोर्ट कर रही थी, तो मोदी जी सिर्फ मुझे आके बोलेंगे कि आपको एक्सपोर्ट नहीं करना। मैं प्याज की एक्सपोर्ट कर रही थी, अनियन की एक्सपोर्ट कर रही थी, तो मोदी जी सिर्फ मुझे आके बोलेंगे एक्सपोर्ट नहीं करना। तो अगर स्पेसिफिक ऑर्डर है तो डिलीवर करेंगे किसको, उस पर्सन को, डिलीवरिंग और टेंडरिंग इट टू दैट पर्सन, डिलीवरिंग एंड और टेंडरिंग इट टू दैट पर्सन, उस इंसान को दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने जैसे मोदी जी मेरे को देने आए, जैसे ही मोदी जी मुझे प्याज की एक्सपोर्ट करने के लिए नोटिस देने आए, खुद तो आएंगे नहीं, किसी के थ्रू आएगा, तो मैंने बोला मैं तो हुई नहीं, मतलब मैं तो इस कंपनी की ओनर ही नहीं हूँ, और मैंने वो नोटिस लेने से मना कर दिया। मैं तो उस कंपनी की ओनर हुई नहीं और मैंने क्या कर दिया, उस नोटिस को लेने से मना कर दिया, नोटिस लिया ही नहीं। तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है, आपको एक बार नोटिस भेजेगी, 2 बार नोटिस भेजेगी, 3 बार नोटिस भेजेगी, चौथी बार अगर आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, अगर चौथी बार भी आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, तो जहाँ पे आप रहते हो ना, आपके घर के बाहर पर्चा चिपका के चल जाएगी, आपके घर के बाहर पर्चा चिपका के चल जाएगी। और ये रियल चीज़ है, अगर कोई भी कोर्ट का पर्चा नहीं लेता, कोई भी इंसान कोर्ट का नोटिस नहीं लेता, आपके पास नोटिस आया, आप बोलते हो मैं तो हुई नहीं वो, मैं तो उसकी काम वाली बाई हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो वॉचमैन हूँ। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई नोटिस आता है और आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, तो गवर्नमेंट का नोटिस क्या होगा, वो लोग क्या करते हैं, आपके घर के बाहर चिपका के चल जाएंगे, साथ में आपके पड़ोसी का विटनेस लेके चल जाएंगे, और पड़ोसी के विटनेस से ये पता चलता है कि ये नोटिस हमने आपको दे दिया। तो अगर आपने शराफत से ले लिया तो बहुत ही बढ़िया, ये पॉइंट हो गया, और नहीं लिया, अफेक्सिंग इट टू द आउटर डोर या फिर सम कॉन्स्पिशियस प्लेस पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस, ऐसी जगह चिपकाएंगे जहां पे सबको दिखे, ठीक है, या तो आपके घर के दरवाजे के बाहर या फिर घर के ऐसी जगह पे चिपकाएंगे जहां पे साफ साफ सबको दिख जाए।
साथ में रिटर्न रिपोर्ट बनाएंगे, शैल बी प्रिपेयर, और उसमें से 2 विटनेसेस लेंगे आपके नेबरहुड के, ठीक है। तो नेबर के 2 विटनेसेस ले आ जाएंगे कि हाँ हमने ये नोटिस सर्व कर दिया है और हम यहाँ चिपका के जा रहे हैं और यहाँ अब आपको मिले चाहे नहीं मिले हमारी तरफ से डिलीवर्ड हो गया। आई थिंक यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है इशू एंड सर्विस ऑफ नोटिस ऑर्डर, ठीक है। तो आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। गाइस एक बात और, टेलीग्राम पे मेरा एक चैनल है CS वर्ल्ड के नेम से, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ज्वाइन करो। उसको ज्वाइन करने से आप लोगों को CS से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी, तो उसको ज्वाइन करना ज़रूर, ठीक है, उसको भूलना मत ज्वाइन करना। आ जाओ लैंग्वेज देखते हैं। एन ऑर्डर प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग मैनर। पहला, इन केस ऑफ ऑर्डर ऑफ जनरल नेचर। जनरल नेचर का मतलब सबको जा रहा है, ठीक है। अफेक्टिंग क्लास ऑफ पर्सन टू बी नोटिफाई इन द ऑफिशियल गैजेट, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई हो जाएगा। इन द केस ऑफ एन ऑर्डर डायरेक्टेड टू द स्पेसिफाइड इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे हो, जैसे कि मुझे दिया गया कि एक्सपोर्ट मत करो प्याज का, एक स्पेसिफाइड इंडिविजुअल को दिया गया, तो क्या होगा? बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग टू दैट इंडिविजुअल, उस इंसान को दे के आ जाओ। अगर वो इंसान नहीं ले तो क्या करना? इफ इट कैन नॉट बी डिलीवर्ड, अगर वो डिलीवर नहीं हो पा रहा तो उसके आउटर डोर पे या सम कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस विच इंडिविजुअल लिव, ठीक है। तो जहाँ पे वो रहता है उसके घर के बाहर चिपका के आ जाओ, रिटर्न रिपोर्ट बना दो, इसकी प्रिपेयर कर दो, विटनेसेस ले लो उसके पड़ोसियों के, ठीक है। अब क्या होगा अगर ऑर्डर दे दिया जाएगा? क्या होगा अगर ऑर्डर दे दिया जाएगा? अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एक्ट सबका बाप है, ये एक्ट सबका बाप है। अगर कोई एक्ट बोलता है ऐसा नहीं होना और ये एक्ट बोलता है होना है, तो ये एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ठीक है। ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ, ये एक्ट सबका बाप है। कोई एक्ट अगर बोलता है ये काम नहीं होना और ये एक्ट बोलता है होना है, तो ये एक्ट सबका बाप है। एग्जाम्पल बताऊं? हमारे यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि कोई भी प्राइस MRP से ज़्यादा नहीं बिकती, कोई भी प्राइस MRP से ज़्यादा नहीं बिकती, ठीक है। कोई भी चीज़ MRP से ज़्यादा नहीं बिकती, ठीक है। अब क्या हुआ? अगर आप लोग होटल में जाते हो, होटल में आप लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेते हो, कोल्ड ड्रिंक की बोतल पे प्राइस लिखी हुई है 50 रुपीज़, लेकिन होटल वाला उस पर आप पे कितना चार्ज करता है? 100 रुपीज़, ठीक है। तो 100 रुपीज़ अगर आप पे चार्ज कर रहा है तो ये एक्ट में लिखा हुआ है ये कि MRP से ज़्यादा नहीं लेना है, लेकिन होटल वाला लेता है। ये कौन बताता है? असेंशियल कमोडिटीज़ है, क्योंकि वो ये बोलता है कि अगर आप होटल में जा रहे हो तो होटल में सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पीने तो नहीं जा रहे हो, आपने होटल में क्या किया? कोल्ड ड्रिंक भी पी, होटल की सर्विस भी ली, ठंडी ठंडी हवा भी ली AC की, तो इसीलिए वो सर्विस चार्जेस लगा देता है। तो होटल वाला MRP से ज़्यादा चार्ज कर सकता है, ये वाला एक्ट बोलता है असेंशियल कमोडिटी। तो इसका मतलब क्या बोला मैंने कि वैसे नॉर्मली ये बोला गया कि MRP से ज़्यादा नहीं बिकता, लेकिन ये बोलता है बिक सकता है अगर वो होटल वाला सर्विस दे रहा है तो, ठीक है। तो ये एक्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट है, ये सबका बाप है। कोई एक्ट बोलता है ये काम नहीं होना और ये बोलता है होना है, तो वो काम होगा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। दिस एक्ट हैज़ एन ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग लॉस। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ पावर। अच्छा, इस एक्ट से रिलेटेड देखो सारे ऑर्डर्स, इस एक्ट से रिलेटेड कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है। इस एक्ट से रिलेटेड सारे ऑर्डर कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट से रिलेटेड सारे ऑर्डर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे पावर दोनों को दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। वैसे इस एक्ट से रिलेटेड ऑर्डर ज़्यादातर सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, लेकिन इस एक्ट में पावर दोनों को है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं। कैसे? किसको करेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ देयर सबऑर्डिनेट, मतलब इनके अंडर में जो भी मिनिस्ट्रीज वगैरह पढ़नी होगी ना, उसको डेलीगेट कर सकते हैं। वापस सुनो, वैसे सारे ज़्यादातर ऑर्डर्स कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, लेकिन इस एक्ट से रिलेटेड पावर दोनों को दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को।
सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पावर को डेलीगेट कर सकते हैं अपने अंदर अंदर जो भी मिनिस्ट्री बनाई हुई है। अदर डेलीगेशन ऑफ पावर, पावर का पीओ लिखा है मुझे पता है, लेकिन वो पूरा आ नहीं रहा है, वो पावर ही था, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉपरेट करना। सीजी में बाय नोटिफिकेशन इन रिलेशन टू एनी मैटर्स एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, ठीक है, पावर कर दिया मैंने। इफ एनी एज में बी स्पेसिफाई इन द डायरेक्शन सो एक्सरसाइज, ठीक है। तो अगर उसको सीजी के पास है तो किसको दे देगा, सीजी अपनी पावर किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को दे देगा। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर्स अपने ऑफिसर्स को दे देगा। ऐसा तो नहीं है मोदी जी आके सबको बोलेंगे, ऐसा तो नहीं है मोदी जी आके ऑफिशियल गैजेट में छापेंगे। तो ये सारी पावर्स मोदी जी किसको देंगे, अपने किसी ऑफिसर्स को दे देंगे। स्टेट गवर्नमेंट को भी दे सकता है और उसके ऑफिसर्स को भी दे सकता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट किस किस को दे सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को दे सकता है और अपने ऑफिसर्स को भी दे सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो गए और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर हो गए। मतलब स्टेट गवर्नमेंट खुद और उसके ऑफिसर, 3 जने हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, ठीक है। मतलब ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही, ऐसे ही मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक चीज़ रह गई है कि असेंशियल कमोडिटीज़ में मैंने जो आपको स्केड्यूल पढ़ाया, स्केड्यूल में मैंने आपको पढ़ाया था डीपीएस JCRF, डीपीएस JCRF, ठीक है। वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं की, तो मैं नेक्स्ट क्लास में पक्का से उसकी स्लाइड्स लाऊंगी और वापस आपको वो एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अच्छा, आज हम लोगों ने वैसे पढ़ा क्या था, आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि कोई भी एक्ट क्यों आता है। फिर हम लोगों ने इस एक्ट का प्रीएम्बल पढ़ा, ये एक्ट कब से आया, 1 अप्रैल 1955 से आया। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा कि ये एक्ट क्यों आया, क्या रीज़न थे, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, प्रोहिबिटेट कर सकती है, ठीक है। क्या, प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, असेंशियल कमोडिटीज़ का, उसका ट्रेड एंड कॉमर्स का। फिर हमने देखा कि क्यों करती है, ताकि फेयर प्राइस पे हर चीज़ मिले, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और मिलिट्री के लोगों को वो चीज़ मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि असेंशियल कमोडिटीज़ क्या होती है, जिसका हम लोगों ने एक शॉर्टकट बनाया, डीपीएस JCRF, ठीक है, जिसमें C 2 था और RF भी 2 था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस एक्ट से रिलेटेड सारे नोटिफिकेशन कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। फिर हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या ऑर्डर देती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी पावर किस किस को डेलीगेट कर सकती है, किस किस को करती है, स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स को। यहाँ तक आई थिंक आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया और अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।